नमस्कार भाइयों बहनों, मैं हूं भंडारी और स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट टॉपर के ये शानदार जानदार और वजनदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम जीरो को हीरो बनाने की और हीरो को सुपर हीरो बनाने के प्रयास में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपर है, हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो रैपिड रिवीजन की इस सीरीज में चैप्टर का नाम है वेव्स। जो भी 4-5 साढ़े 4 घंटे का सेशन था उसको इस 15 से 20 मिनट में हम कवर करने की, क्रिस्प वे से कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बोला जाता है थियोरिटिकल चैप्टर, लेकिन मैं तो मानता ही नहीं हूं थियोरिटिकल चैप्टर है। सर ऐसे कंसेप्ट बताए जाते हैं जो एप्लीकेशन में, न्यूमेरिकल्स में सीधे अप्लाई होते हैं। तो एक वेव्स बहुत अच्छा चैप्टर बन जाएगा। सर वेव्स की शुरुआत होती है कि एक तरह से डिस्टर्बेंस है जो अपने साथ साथ मोमेंटम और एनर्जी को लेकर जाता है। वहां से उसकी डेफिनेशन दी जाती है और उसका क्लासिफाई किया जाता है 3 मेथड से। पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मीडियम, कि सर ये मीडियम होगा तभी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो मैकेनिकल वेव जिसकी जरूरत है, उसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए मीडियम की जरूरत है। ठीक है, दूसरा पार्ट यानी कि नॉन मैकेनिकल, जिसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए आगे वेव्स को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, उसको नाम दिया गया नॉन मैकेनिकल वेव। हम 12th में इसको पढ़ने वाले हैं। 12th में हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ने वाले, EMW लिखा जाता है, 12th में पढ़ने वाले हैं, वो इसी का एक पार्ट होगा। ठीक है सर, हम इस 11th में जो पढ़ते हैं वो मैकेनिकल टाइप की, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव। फिर दूसरी तरह से क्लासिफाई किया गया बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, वेव प्रोपोगेशन, कि एक ही डायरेक्शन में चलेगी तो 1D, 2 डायरेक्शन में चलेगी 2D, ठीक है, तीनों डायरेक्शन में तो 3D। नाम भी, एग्जाम्पल भी दिया गया, पानी के अंदर जो रिपल बनते हैं वो 2D क्लासिफिकेशन हो गया, सिस्मिक वेव, भूकंप की वेव। ठीक है, बढ़िया बात। अब बात आती है सर कि तीसरे तरीके का क्लासिफिकेशन, ये बहुत शानदार। सर पार्टिकल का मोशन किस डायरेक्शन में और वेव किस डायरेक्शन भाग रही है, अगर ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो नाम बताया गया ट्रांसवर्स वेव। इसका एक एग्जांपल बन जाएगा स्ट्रिंग वेव। ठीक है, और पार्टिकल का मोशन, उसकी डायरेक्शन ऐसी है कि जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है, पीछे जा रही है। ठीक है सर, तो बताया गया कि दोनों पैरेलल होंगे, इसको नाम दिया गया लॉन्गिट्यूडनल वेव, और उसका एग्जांपल हो जाएगा साउंड वेव। तो हम इस वेव्स के चैप्टर में यही दोनों को पढ़ते हैं, इनकी वेलोसिटी, इनमें एनर्जी, इंटेंसिटी, पावर, फिर ये सुपरपोजिशन का दोनों मिक्स होंगी तो क्या बनाएगा, एम्पलीट्यूड कैसे लिखा जाएगा, वही सारी बातें, इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, वही सारी बातें इस सेशन में, इस चैप्टर में अपन करते हैं। तो शुरुआत होने जा रही है स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव की। ठीक है सर, कैसे टाइप की, मीडियम बेस्ड है। ठीक है सर, मीडियम बेस्ड है, मतलब मैकेनिकल टाइप की हो जाएगी। और बात बताई जा रही है स्ट्रिंग वेव की, हम है ना उसमें भी एक क्लासिफाई, एक वर्जन ही पढ़ते हैं। हालांकि वेव भी बहुत सारी टाइप की हो सकती है, लेकिन ऐसी वेव कि जो सोर्स उसका एसएचएम कर रहा हो, जो एक डिस्टर्बेंस, जो मेन पार्ट था वो डिस्टर्बेंस कर रहा हो, अगर एसएचएम टाइप, तब ये बनेगी, उसको सिंपल हार्मोनिक वेव्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है, सिंपल हार्मोनिक वेव्स। ठीक है, तो हम उसमें भी सिंपल हार्मोनिक वेव बनते हैं अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, इक्वेशन जो देख कुछ देख वही वाली होगी, a sin ओमेगा t + 5, ए साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस 5, ऐसा लिखा करते थे। लेकिन वेव की बात है तो सर हर एक पार्टिकल को हमें कंक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए के एक्स वाला टर्म इंट्रोड्यूस किया जाता है। के को क्या बोला जाएगा, वेव नंबर बोला जाएगा। के का फॉर्मूला बन जाएगा ओमेगा बाई वी, वी यानी वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है सर, ऐसा भी एक इक्वेशन लिखा जाता है, एफ लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव। एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है सर 1 अपॉन टाइम पीरियड के इक्वल, और सर दोनों के बीच का रिलेशन ऐसे भी लिखा जाएगा, एफ इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा बाई 2 पाई, अदरवाइज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अब बात आती है यहां पर सर ये प्लस कब लिखा जाता है और माइनस कब लिखा जाता है। तो अगर सर वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों के बीच में नेगेटिव आएगा, अगर वेव उल्टी डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है तो ओमेगा टी प्लस करके लिखा जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में प्लस साइन आएगी। सेम बात यहां पर भी होगी, सेम बात यहां पर भी आएगी। साउंड वेव को दो तरीके से लिखा जाता है, एक डिस्प्लेसमेंट वेव के टाइप से भी, एस इज इक्वल टू एस नोट, पहला पार्ट क्या होता है एस नोट, या फिर ए एम्पलीट्यूड लिखा जाता है, साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स। यहां पर वही वाली बात वापस नहीं समझाता हूं, वही सेम बात है। ठीक है, सेम बात इसको प्रेशर वेव से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोट, एक्सिस प्रेशर वेव कहा जाता है, डेल्टा पी नोट एस, डेल्टा पी नोट साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स प्लस करके पाई बाई टू इसलिए आया क्योंकि इन दोनों के बीच में पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस दोनों में होता है। ठीक है सर, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला लिखना है तो ये भी लिख लेना, डेल्टा 5 इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू करके डेल्टा एक्स। मेजरली कोहेरेंट सोर्स होंगे तो पाथ डिफरेंस की वजह से ही फेज डिफरेंस आता है, वो हमने लिखा है यहाँ पर। ठीक है सर, तो अगर मैं इसको साइन से कोस में कन्वर्ट कर दूं तब ये इक्वेशन भी बहुत फेमस हो जाएगी। एक और तरीके से भी लिखा जाता है डेंसिटी वेव के टर्म में, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है तो अपन इन दोनों की ही बात करते हैं। जहां पर यहां पर जैसे जोन बनते हैं सर, यहां पर जैसे जोन बनते हैं वैसे यहां पर भी जोन बनते हैं, कंप्रेशन और रेफ्रेक्शन टाइप के, कहीं पे डेंसिटी ज्यादा कहीं पे डेंसिटी कम, वैसे टाइप के जोन बनते हैं। साउंड वेव ऐसे पार्टिकल को धक्का देके देके आगे बढ़ती है, इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव टाइप की होती है। ठीक है सर, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, दोनों में बात आती है स्पीड कैसे लिखी जाएगी। तो स्पीड लिखने का एक प्रॉपर डेरिवेशन मैंने बताया था, स्पीड कैसे लिखी जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव, किस वाली वेव की बात की जाए, स्ट्रिंग वेव की, तो लिखा जाएगा अंडर रूट में टेंशन जो स्ट्रिंग में होगा वो अपॉन करके म्यू। म्यू क्या होती है, लीनियर मास डेंसिटी, तो एक तरह से इनर्शियल प्रॉपर्टी होगी। म्यू क्या होता है सर, म्यू की वैल्यू होती है लैम्डा, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, मास पर लेंथ। एक और याद रख ले, रो इनटू करके एरिया, ये भी एक तरह से म्यू का वैल्यू होगा। रो यानी वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, ए इज इक्वल टू क्रॉस, देख ये ए में कंफ्यूज होगा तो मैं ऐसे लिख देता हूं, एस लिख देता हूं। एस क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहां पर लिखा गया है, कहां नहीं है, एस
क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कंफ्यूज मत होना, एस क्या है, एरिया है, ठीक है। वही बात वापस साउंड वेव में आएगी। क्या कहता है साउंड वेव कि देख यही बात, वही बात, इलास्टिक प्रॉपर्टी बीटा आ गया, स्पीड में क्या गया, बीटा आ गया, अपॉन करके इनर्शियल प्रॉपर्टी म्यू था, यहां पर आ गया रो। किसकी बात हो रही है, साउंड वेव की स्पीड निकालने की बात हो रही है, ठीक है। अगर सॉलिड में साउंड वेव की स्पीड निकालनी है, सॉलिड वाले, ये सॉलिड मटेरियल है, इसमें साउंड की स्पीड निकालनी है, तो बीटा की जगह यंग्स मॉड्यूलस आ जाएगा, बीटा की जगह क्या आ जाएगा, यंग्स मॉड्यूलस आ जाएगा, बस ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाएगा। अब देख यहीं से न्यूटन साहब ने एक प्रेडिक्शन किया था कि सर इसको आइसोथर्मल मान लो तो बीटा की वैल्यू आ जाती थी प्रेशर के इक्वल, तो उन्होंने लिखा था P बाई रो, लेकिन प्रैक्टिकली वैलिड नहीं हो रहा था, तो सर लाप्लास सर ने करेक्शन करवाया कि सर ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं, एडियाबेटिक टाइप की प्रोसेस होती है, तो वहां से बीटा की वैल्यू गेमा पी जितनी आ रही थी तो गेमा पी बाई रो जितना हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई साउंड वेव की, सर अंडर रूट में गेमा पी बाई रो, थोड़ा हमने आइडियल गैस इक्वेशन का यूज किया तो गेमा RT अपॉन करके मोलेकुलर मास, ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला बन गया, काम का फॉर्मूला बन गया, ये एक काम का फॉर्मूला बन गया, ठीक है सर, काम की बात। अब इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग वाली बात आती है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव बढ़ेगी, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो सर उल्टा होता है, क्योंकि डेंसिटी घटती है तो साउंड वेव पे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं आती है। अब याद रखना ये बात संपूर्णपणे सभानावस्था में वापस बोल रहा हूं क्या, कि ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ह्यूमिड एयर, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसमें वेलोसिटी कम, तो सर ह्यूमिड एयर में वेलोसिटी ज्यादा होती है, ह्यूमिड एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव ज्यादा होती है, याद रखना, काम की बात है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और कहानी आगे बढ़ती है और हम समझते हैं पावर और इंटेंसिटी के बारे में कि पावर ऑफ स्ट्रिंग वेव पावर कैसे लिखा जाएगा, एवरेज पावर कैसे लिखा जाएगा, तो याद रखना फॉर्मूला 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी, रो नहीं, म्यू इंटू वी, म्यू क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। रो कब लिखा जाएगा, जब इंटेंसिटी की बात आएगी, तो इसको रिप्लेस कर दो किससे, रो से, क्यों, क्योंकि तुम एरिया से डिवाइड करते हो, तुम इंटेंसिटी निकालने के लिए एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल वाले एरिया से डिवाइड करते हो, तो म्यू बाई एस, क्योंकि मैंने लिखवाया था ना आपको, म्यू इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, रो इंटू एस, ठीक है सर, तो म्यू बाई एस इज इक्वल टू रो लिखा जाएगा, तो 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो इंटू वी, तो सीधी बात ये निकल के आएगी कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। स्ट्रिंग वेव की बात की थी, सेम बात साउंड वेव में भी लिखी जाएगी, फर्क क्या पड़ेगा कि जहां पर तुम एम्पलीट्यूड लिखते थे यहां पर एम्पलीट्यूड एस नॉट के फॉर्म में लिखा जाएगा, बस सिंपल सी बात है, ठीक है सर। और कहानी आगे बढ़ती है, हम समझते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में कि दो वेव्स का मिलन क्या होता है, अगर दोनों कंस्ट्रक्टिव टाइप की होगी तो डायरेक्ट जुड़ जाएगी, देख A1 + A2, ठीक है, फिर ऐसे चल देगी कि एक दूसरे से मिली ही ना हो, देख ये A2 वाला एज इट इज चला गया, A1 वाला ऐसे एज इट इज चला गया, ऐसे चल देगी कि जैसे एक दूसरे से मिली ही ना हो। अगर डिस्ट्रक्टिव टाइप का हुआ, मतलब काटने वाली बात हुई, तो सर एक दूसरे का सब्सट्रैक्शन किया जाएगा, ठीक है सर, जो बचेगा वो जीत जाएगा, उसकी ओर ज्यादा नेट डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है सर, उसकी ओर थोड़ा सा मुड़ा होगा। लेकिन इस वाली कहानी में A1 = A2 है, तो एक दूसरे को काट दिया, इसलिए सीधा लाइन रोकी, एट अ मिलन टाइम दोनों की सीधी सी बात लिखी गई, ठीक है। मिलन के बाद की क्या कहानी होगी सर, दोनों जिस डायरेक्शन में जा रही थी उस डायरेक्शन में चल लेगी, अपने को कोई मतलब नहीं है, जो हो गया वो हो गया, उस तरह से, ठीक है सर। देख A2 वाला था ऐसे निकल गया, A1 वाला था ऐसे निकल गया, तो आफ्टर की बात थी, शुरुआत की बात, मिलन होने के इससे पहले की बात, मिलन हो गया, मिलन होने के बाद की कहानी, ठीक है सर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये डिटेल में भी पढ़ा जाएगा इन 12th, लेकिन अभी के लिए इतना बात समझ और कहानी आगे बढ़ाते हैं सर कि अगर रिफ्लेक्शन, स्ट्रिंग वेव में रिफ्लेक्शन फिक्स्ड एंड से होता है तब क्या होगा, फ्री एंड से होता है तब क्या होगा, तो फिक्स्ड एंड से जब भी होगा सर झटका लेके आएगा, इस वजह से पाई का क्या होता है सर, पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है, पाई का फेज डिफरेंस यहां पर आ जाता है, इसलिए जो भी वेव होगी उल्टी करके वापस आएगी, क्या उल्टी मतलब इन्वर्टेड होके वापस आएगी, ठीक है। वही वाली बात फ्री एंड पे क्या होगा सर, कि जैसे झटका दिया जाएगा फ्री एंड से लौटेगी तब वापस एज इट इज आ जाएगी, ठीक है सर, गई एज इट इज वापस आ गई, उसी स्पीड से, ठीक है सर। तो यहां पर मैंने बहुत सारी बातें बताई थी, अभी के लिए बस इतना याद रख, यहां से एक अच्छा क्वेश्चन भी मैंने करवाया था उस सेशन में, ठीक है। मैं लास्ट में कुछ IMP क्वेश्चन दे दूंगा, वो कर लेना इस सेशन से वेव्स वाले, तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा, लेकिन ये जो बात बताई जा रही है वो तुम्हें समझ में आनी चाहिए, इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो तुम्हें वो वाला सेशन देखना जरूर चाहिए, ठीक है। आगे बात बढ़ाते हैं, अब समझते हैं कि अगर दो वेव्स सेम एम्पलीट्यूड की, सेम वेलोसिटी की, बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों की सेम है, लेकिन बस दिक्कत ये है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये दोनों वेव्स मिल गई, तो सर एक खास तरह की वेव्स का जन्म होता है जिसको हम स्टैंडिंग वेव से जानते हैं, इक्वेशन बनती है 2a sin kx ओमेगा t, जहां पर kx ये वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे एम्पलीट्यूड का पार्ट हो, जैसे फिक्स्ड हो, तो एक तरह से SHM की कहानी है, लेकिन सर
एक तरह से एसएचएम की कहानी है, लेकिन हर एक पार्टिकल इसमें एसएचएम कर रहा है वैसे टाइप की वेव से। हर एक पार्टिकल अपने आप में एक एसएचएम की घटना कर रहा है, अपने आप में एसएचएम कर रहा है, वैसी कोई घटना बन जाएगी। बहुत खास तरह की एक वेव्स बनती थी जिसको हमने स्टैंडिंग वेव्स का नाम दिया था। इसका पूरा का पूरा एक ग्राफ ड्रॉ करवाया था, वो ग्राफ तुम्हें जरूर देखना चाहिए। वो पूरा का पूरा एक ग्राफ मैंने ड्रॉ करवाया था, वो ग्राफ तुम्हें देखना चाहिए, अदरवाइज खुद कोशिश करना बनाने की। इसका पूरा का पूरा ग्राफ कब बनेगा? जब t इज इक्वल टू 0, जब t इज इक्वल टू t/4 हो, जब t इज इक्वल टू t/2 हो, जब t इज इक्वल टू 3t/4 हो। बहुत काम की बात थी, बहुत काम की बात थी। और कहानी आगे बढ़ती है कि अगर ये स्टैंडिंग वेव को हमने बांध दिया, अगर हमने ये स्टैंडिंग वेव को बांध दिया तो मोड कैसे बनेंगे? ठीक है, एक तरह से क्या हुआ कि दोनों फिक्स्ड एंड हो गए। और दूसरी बात कि सर एक एंड फिक्स्ड है, एक एंड फ्री है, तब वेव्स जो रेजोनेंस वाली घटना बनेगी वो कहां पे मिलेगी? तो एक बार मिलती है सर जहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी हो सर, वहां पर फ्रीक्वेंसी v/2l हो। वो कैसे डिसाइड की जाती है? देखिए पूरा का पूरा नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, ये बताई थी। नोड क्या होता है सर कि सर उसका एम्पलीट्यूड 0 ही 0 रहे, तो नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2, ये l के इक्वल हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2l, लैम्डा की वैल्यू आ गई 2l। इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कही जाती है। यहां पर λ/2 तो लैम्डा के इक्वल चला गया, और हाँ तो f1 F2 हो जाएगा, F2 लिखा जाएगा 2f0। इसको जनरलाइज फॉर्मूला हमने लिख लिया कि सर nth हार्मोनिक के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो nf0। अब ओवरटर्न क्या होता है वो भी मैंने आपको लिखना सिखाया था। n-1 ओवरटर्न क्या हो जाता है? मतलब एक लूप ऐड हो गया, यहां से इसको बोला जाएगा सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, तो सर n-1 ओवरटोन के लिए भी यही सेम फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। फॉर्मूला रटने के लिए मैंने मना किया था, लेकिन याद रखो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अदरवाइज तुम्हें ये बेसिक मेथड आनी चाहिए कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। बात आएगी फिक्स्ड एट वन एंड, दूसरा एंड फ्री है, तो यहां पर सर जहां पर फिक्स्ड है वहां पर नोड बनेगा, जहां पर फ्री है वहां पर एंटी नोड बनेगा। ये दिमाग में बात सेट होनी चाहिए कि क्या होता है नोड, क्या होता है एंटी नोड। ठीक है सर, एफ नोड की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी? ये देख आधे का आधा है ना, आधे का आधा है तो लिखा जाएगा λ/4। तो लेंथ l की वैल्यू हो गई λ/4, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 4l। देख लिख लिया मैंने 4l। क्या ये फंडामेंटल है? हाँ ठीक है सर। यहां पर सेकंड हार्मोनिक नहीं बनती, सीधी आ जाएगी थर्ड हार्मोनिक। कैसे सर? ये λ/2, ये λ/2, ये आधे का आधा मतलब λ/4। सर इन दोनों का सम कर दे, लेंथ के इक्वल कर दे, सर लैम्डा की वैल्यू निकाल ले, तुम्हें मिलेगी 4l/3। इसलिए सीधा 3f नोट लिखा जाएगा। इसका जनरलाइज फॉर्मूला लिखना है तो ऐसे आ जाएगा 2n+1 इंटू करके f नोट। f नोट क्या है यहाँ पर? फंडामेंटल v/4l है। ठीक है, सेम बात साउंड वेव के लिए भी कही जाती है, लेकिन वहां पर हम ऑर्गन वेव से जानते हैं, वहां पर उसको ऑर्गन पाइप से जानते हैं। तो अगर ऑर्गन पाइप ऐसी है कि सर वो क्लोज्ड है, क्लोज्ड मतलब एक एंड से क्लोज, दूसरा एंड तो फ्री होगा, दूसरा एंड तो फ्री होगा। यहां से हम टक 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 कुछ सोर्स से बजा रहे होंगे, तो सर जहां पर ये फिक्स्ड होती है, जहां पर ये फिक्स्ड होती है वहां पर नोड बनता है। लेकिन किसका नोड बनता है? सर डिस्प्लेसमेंट वाली वेव का। अगर डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन से सोल्व करते हो तो वहां पर नोड बनता है। जहां पर ये फ्री रहेगा वहां पर ये एंटी नोड बनाएगा, वहां पर ये फ्री नोड बनेगा। इसका अपोजिट, क्योंकि π/2 का फेज डिफरेंस होता था सर नोड में और डिस्प्लेसमेंट वेव में और प्रेशर वेव में। तो जहां पर ये क्लोज्ड है, जहां पर ये क्लोज्ड है वहां पर प्रेशर वेव का देख एंटी नोड बन रहा है, ये व्हाइट वाली का देख एंटी नोड बन रहा है। और सर प्रेशर वाला ग्राफ है ना? हाँ सर प्रेशर वाला ग्राफ है, तो जहां पर ये क्लोज, जहां पर ये ओपन है वहां पर बनाएगा नोड। उल्टा है, डिस्प्लेसमेंट वाली से उल्टा है। ये बात दिमाग में बिठा लेना। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपका π/2 का फेज डिफरेंस होता है। मतलब जनरली तो ये पूछा नहीं जाता है कि भाई ये डायग्राम देख के बताओ, ज्यादातर ये ऐसे एमसीक्यू के फॉर्म में ही पूछते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिमाग में बात सेट होनी चाहिए मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है सर, तो वहां से फॉर्मूले बनाए जाते हैं। देखिए पूरा का पूरा आधे का आधा हुआ ना, आधे का आधा, तो λ/2 λ/4 हो जाएगा। λ/4 इज इक्वल टू l, तो फॉर्मूला बन जाएगा क्या? फॉर्मूला बन जाएगा सर λ इज इक्वल टू 4l, तो ये v/4l। ठीक है सर, बढ़िया बात सर, बढ़िया बात सर, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, जनरलाइज फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है, ये एक जनरलाइज फॉर्मूला भी लिख दिया है। अगर 2n+1 हार्मोनिक की बात की जाए, जहां पर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर देना, जहां पर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर देना, तो तुम्हें इतने में नंबर की हार्मोनिक ऐसी मिलेगी, 2n+1 के फॉर्म में मिलेगी। इसको nth ओवरटर्न का फॉर्मूला भी बताया जाता है। सेम बात आएगी सर ओपन ऑर्गन पाइप के लिए। ओपन ऑर्गन पाइप दोनों एंड क्लोज, दोनों एंड ओपन है, दोनों एंड अब ओपन है। तो ओपन की बात आएगी तो तुम्हें पता चलना चाहिए कि सर प्रेशर वाली के लिए सर दोनों साइड क्या बनेगा? नोड बनेगा। और सर डिस्प्लेसमेंट वाले के लिए क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट वाले के लिए ओपन है ना, हाँ एंटी नोड बनेगा, एंटी नोड बनेगा। देखिए दिखाई दे रहा है λ/4, ये भी दिखाई दे रहा है λ/4, या फिर यहां से बोलते सीधा सीधा कितना बन जाएगा सर? ये पूरा का पूरा बन जाएगा λ/2, तो λ/2 इज इक्वल टू करके क्या बन जाएगा? λ/2 इज इक्वल टू लेंथ बन जाएगा। हाँ ठीक है, λ/2 इज इक्वल टू लेंथ l। ये आधे का आधा बोला जाएगा ना, ये एक लूप बन रहा है, मतलब लैम्डा, नोड से नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? λ/2। ठीक है सर, ये बात बताई थी वहां पर, नहीं याद है तो अब याद रख ले। तो सर लैम्डा की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 2l टाइप की बन जाएगी, तो ये बन गया v/2l।
v/12। ठीक है, जनरलाइज फॉर्मूला बन गया सर, ये तो फंडामेंटल का बना। जनरलाइज फॉर्मूला तो ये है, n+1 हार्मोनिक के लिए चाहिए, तो n+1 वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन करके, ये फंडामेंटल ही होगी ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव अपॉन करके 12, ये फंडामेंटल वाला चिपका दिया। हाँ बढ़िया बात सर, और इसको nth ऑर्डर का फॉर्मूला भी वहां जाता है। सर एक तरह से ये देखो तो स्ट्रिंग वेव का उल्टा हो गया, लेकिन फॉर्मूला उल्टा हुआ है, वरना मेथड तो सेम ही है गिनने की। ये कॉन्सेप्ट आसान भी हो और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इतना आसान है कि तुम एक बार इसको समझ लो अच्छे से, तब तुम इसके डायग्राम अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, याद रखने वाली बात इसमें नहीं है, लेकिन अगर तुम याद रख रहे हो फॉर्मूला तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, इससे भी फायदा ये होता है कि तुम्हें डायग्राम बताए बिना ही, डायग्राम गिने बिना ही तुम फटाफट निपटा सकते हो। लेकिन ओवरटोन वाली कहानी में कंफ्यूज मत होना, ओवरटोन क्या होता है। ठीक है, एक लूप का ऐड होना मतलब एक ओवरटोन बनना। ठीक है, एक ओवरटोन बनना। और कहानी आगे बढ़ती है, हम समझते हैं कि सर हमने जो शुरुआत में पढ़ी थी वो ट्रैवल कर रही थी ना वेव, तो उस ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव जो अभी हमने पढ़ी ना, वो नोड एंटी नोड की कहानी, वो स्टैंडिंग वेव होती है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, तो छोटी छोटी कहानी है सर कि यहाँ पर है वो एम्पलीट्यूड है, वो जो एम्पलीट्यूड हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है। ठीक है सर, यहाँ पर सर हर एक पार्टिकल एक तरह से ऐसे मतलब एम्पलीट्यूड ए तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो बताई गई कुछ बातें कि ऑल पार्टिकल्स फ्रॉम ऑसिलेशन, सर ये इसकी फ्रीक्वेंसी सबकी सेम होगी, और यहाँ पर सर डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स की होगी। यहाँ पर कहानी फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी लेकिन डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स की होगी। सर पहली वाली में जो फेज डिफरेंस होता है वो हर एक पार्टिकल के बीच का 0 से 2 पाई के बीच में नाचता है, यहाँ पर सर 0 से पाई के बीच में ही नाच सकता है। ठीक है सर, एडजेसेंट लूप में पाई का फेज डिफरेंस होता है, ये भी कहानी याद रख ले। सर एनर्जी और ट्रांसमिट होती है, एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होती है। खड़ी वाली वेव होगी ना, नाम जैसा नाम वैसा काम, स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है सर, अब बात बताई जाती है देयर इज नो इंस्टेंट व्हेन द ऑल द पार्टिकल्स एट अ सेम पोजीशन। यहां पर एक मैंने आपको बताया था ना, वो t = t/4 पे, t = t/2 पे, t = 3t/4 पे, t = t पे, डायग्राम इसका ड्रॉ करके बता मुझे स्टैंडिंग वेव का। तुम्हें पता चलेगा एक ऐसी लोकेशन मिलेगी जहां पर हर एक पार्टिकल मीन पोजीशन पे, तो ऐसी सिचुएशन हमें ये ट्रांसवर्स नहीं ट्रैवलिंग वेव में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है भाई, बढ़िया बात। ये डिफरेंस काम का है, यहां से एमसीक्यू तो नहीं लेकिन थियरी पूछी जा सकती है, ये थियरी में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। अब समझते हैं बीट्स के बारे में, तो वो डुक वाली कहानी नहीं होती है, उसको बीट्स का नाम दिया गया है। अगर वो बीट्स है प्रैक्टिकली, वो बीट्स 1 सेकंड में 10 से कम बार सुनाई दे रही है, 10 से कम या 10 से मतलब 5 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार तो हम अच्छे से सुन पाएंगे। अगर 1 सेकंड में बहुत ज्यादा बार सुनाई दी तो कैसे सुन पाएंगे भाई, 100 बार सुनाई दी टक टक टक, तो नॉइज बन जाएगा। ठीक है सर, अब ये कैसे बनती है, तो दो स्लाइटली फ्रीक्वेंसी जिसकी दूर हो, दो स्लाइटली डिफरेंस फ्रीक्वेंसी वाली, एक 50 और एक 100 पे हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन एक 50 और दूसरी 52 पे या फिर मान ले 52 57 के आसपास हो, तो सर ऐसी वेव्स अगर एक दूसरे को सुपर इंपोज होगी तब जो वेव्स बनती है, तब जो एक सुनाई देती वाली सुपर इंपोज वाली घटना होती है, वहां पर बीट सुनाई देती है। ठीक है सर, वहां पर बीट सुनाई देती है। तो डेफिनेशन वाली बात मैंने यहाँ पर देशी लैंग्वेज में समझाई है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है सर, फ्रीक्वेंसी f2 - f1। अगर कोई बड़ा छोटा हो तो यहां से सोल्व कर लेना। ठीक है सर, और टाइम पीरियड ऑफ बीट्स क्या लिखा जाएगा, 1 बीट फ्रीक्वेंसी, इसको बीट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। यहां से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत शानदार, बहुत आसान और बहुत गजब का टॉपिक है। बीट से कंफ्यूज मत होना, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुम किसी भी एग्जामिनेशन से हो, किसी भी एग्जामिनेशन पे हो। ठीक है सर, अब कुछ क्वेश्चन मैं देता हूं, वो तुम्हें करने ही करने बेटा। देख चैप्टर बड़ा है तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दे दूंगा और खत्म कर दूंगा, नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम कुछ भी छोड़ो। एज अ टीचर मैं सही में नहीं चाहता हूं कि तुम कुछ भी चीज छोड़ो, तो मैं तुम्हें 10 क्वेश्चन दूंगा, इस चैप्टर के 10 क्वेश्चन दूंगा। हाँ ज्यादा है लेकिन 10 क्वेश्चन दूंगा ही दूंगा। अब तुम में से कोई ऐसा 10 क्वेश्चन है ये कैसे सोल्व होंगे, वैसे ही छोड़ दोगे। कोई ऐसे होंगे 10 क्वेश्चन है, करते हैं जितने बने उतने कर लेंगे। तो और तीसरे टाइप के मतलब ऐसे भी होंगे कि भाई 10 ही तो क्वेश्चन है, कर लेते हैं, और भी देंगे तो कर लेंगे, या एनसीईआरटी के सारे लगा लेंगे। तो तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हारे अंदर कौन से वाला नेचर होना चाहिए। एज ए स्टूडेंट तुम्हारे अंदर कौन से वाला नेचर होना चाहिए, सिर्फ 5 करे, सिर्फ 10 करे, या 10 दिए गए हैं तो चलो ये 10 तो लगा ही लेते हैं। ये आईएमपी वाले होंगे तभी सर लेके आए, साथ साथ ये चैप्टर का पूरा एक ओवरव्यू दे रहे होंगे, चैप्टर की पूरी कहानी समझा रहे होंगे, 10 क्वेश्चन इसलिए कर लेते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कौन से एटीट्यूड वाले स्टूडेंट हो। इसका स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये था पहला। ठीक है, तीसरा पेज और ये लास्ट पेज, ये लास्ट पे छोटे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। बस तुम्हें काम करने की वो धगश, वो आग, वो इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, तो बस यही थी वेव्स की कहानी। अंत करते हैं इस सेशन का स्वाहा के साथ।